नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे इस पर। और एक टॉपिक फोर्थ ग्रेड का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, धातु, अधातु एवं उपधातु, उनके जो मोस्ट एमसीक्यू है को लेकर हम हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो क्या है, सत्य है। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। केवल एक, एक और दोनों, केवल दो, न एक न ही दोनों। देखिए, एक होता है धातु, और जब भी धातु के साथ हम किसकी क्रिया करवाते हैं? ऑक्सीजन। एक होता है अपना अधातु, और अधातु के साथ भी किसकी क्रिया करवाते हैं? ऑक्सीजन की। तो ये क्या बनते हैं? ये तो बनते हैं धातु के ऑक्साइड, और ये जो बनते हैं ये क्या बनते हैं? अपने अधातु के ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये धात्विक जितने भी ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रकृति और इनकी प्रकृति का प्रश्न बार बार हमसे पूछा जाता है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए, ये धात्विक ऑक्साइड जितने भी हैं, इनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जितने भी अधात्विक ऑक्साइड हैं, इनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये दो चीज अपने को हमेशा इंपॉर्टेंट रखना है। चाहे आपको दे दे कि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके बनता है, जैसे कॉपरिक ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये पूछूं CuO MgO, है ना? तो ये किसके साथ जुड़ रहे हैं? ये दोनों ही धातु है, इसलिए दोनों की प्रकृति कैसी होगी? ये दोनों ही किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। जैसे मैं कहूँ CO, CO2, SO2, ये किस प्रकृति के हैं? ये अधात्विक ऑक्साइड हैं, और इनकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति होगी। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, या NaO दे देगा, N2O भी दे सकता है। कोई भी एग्जाम्पल पूछे तो धात्विक ऑक्साइड हैं वो हमेशा किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड हमेशा किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं, इसलिए इनमें से डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। न तो एक और न ही दोनों ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के बर्तनों को सांद्र आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर बनने वाली हरी परत, देखना यह ध्यान करना है, तांबा होता है कॉपर, और कॉपर को वायु के अंदर खुला छोड़ेंगे तो यानी कि ये ऑक्सीजन की क्रिया करवा रहा है। एक तो अपना बनता है कॉपर ऑक्साइड, ये तो होता है, इस पर देखो काले रंग की परत होती है। लेकिन अगर हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में, तो समझ है यहाँ पर कार्बन भी उपस्थित हो सकता है, तो ये जो क्रिया करता है ये कॉपर कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? जो कि हमेशा क्या बनता है? हरे रंग का बनता है, हरा रंग। ठीक है, तो ये देखो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ कॉपर स्वयं कैसा है? तांबा है। वो किस रंग का? यहाँ पर पूछा है हरी परत का बनना। देखिए, वास्तविक नमी की उपस्थिति में यहाँ केवल वायु है, यहाँ उसमें क्या है? वायु के साथ साथ में क्या है? नमी भी दे रखा है। तो नमी की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो ये कॉपर कार्बोनेट का क्या बनता है? हरे रंग का पदार्थ परत जमा हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तत्वों का नाम दे रखा है, और इधर मानव शरीर के मुख्य कार्य दे रखे हैं। देखिए, सोडियम एक तत्व है, कैल्शियम भी एक तत्व है, आयरन भी एक तत्व है, आयोडीन भी एक तत्व है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी क्या है? ये तीनों ही क्या है? ये तीनों की तीनों क्या है? अपने धातु है। ये तीनों की तीनों ही क्या है? अपने धातु है भाई। ये तीनों क्या है? ये तीनों तो अपने धातु, और जबकि ये क्या है? एक अधातु। अब आपको ये देखना है कि देखिए, सोडियम का कार्य क्या होता है? जो संतुलन बनाने का कार्य होता है ना, संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आती है? सोडियम धातु आती है। हीमोबिल का घटक जो होता है वो अपना होता है आयरन। हड्डी के दांतों को मजबूत कौन बनाता है? तो अपना कैल्शियम। और थायरोक्सिन हार्मोन, ये देखिए थायरोक्सिन हार्मोन कौन करता है? आयोडीन
आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जिसके अंदर गले का रोग हो जाता है, जिसको हम गलकंठ भी बोलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलकंठ रोग जो होता है, या इसको बोलते हैं घेंगा रोग। थायरोक्सिन हार्मोन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक के अंदर क्या है, एक में 2 है सोडियम और कैल्शियम, 2 में 3, फिर अपना जो है लोहे का हो जाएगा 1 नंबर और 4 का 4। तो देखिएगा 1 में 2, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 1 और डी में 4। तो डी नंबर ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल है राइट हो जाएगा। सीधा सा इस प्रकार के प्रश्न है वो अपने को सामान्यतः पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना है कौन सी धातु से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अपनी मूल अवस्था में नए मिलने वाली धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो अपनी मूल अवस्था में नहीं होती? देखिए सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये किस अवस्था में मिलती है? मूल अवस्था में मिलती है। और ये क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में होती है। मूल अवस्था और स्वतंत्र अवस्था। लोहा है, ये किस रूप में मिलता है? ये संयुक्त रूप में मिलता है। और संयुक्त रूप में भी किसमें? जैसे आयरन ऑक्साइड के रूप में, अपने कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, या अन्य जो है कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकता है, सल्फोनेट के रूप में मिल सकता है, ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकता है। तो ये हमेशा किस रूप में मिलता है? संयुक्त रूप में मिलता है। तो अपना बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। देखिए चोट मारने पर, एक तो होता है आघातवर्धनीयता, एक तन्यता। चोट मारने पर हम क्या पतली चादर के रूप में क्या बना सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। यानी जब किसी धातु के ऊपर हम क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, चोट मारते हैं, तो चोट मारकर हम उसको क्या पतली चादर के रूप में या पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आघातवर्धनीयता का इनमें से देखें तो सबसे अधिक गुण किसके अंदर पाया जाता है? देखिए सीधा आ जाता है। तो अगर अपने पतली चादर किसकी बनाई जा सकती है? चादर का अगर एग्जाम्पल पूछता कि सबसे अधिक पतली चादरें किसकी बनती हैं, तो अपना ऑप्शन होता लोहा, जैसे अपने एल्यूमिनियम, है ना। लेकिन अगर सीधा आघातवर्धनीयता का गुण पूछे तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? सोने के अंदर होगा। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? सोना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अधातु है? अधातुएं, देखिए धातुएं अधिकांश क्या है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में। अधिकांश देखिए धातु की जब भी बात आए, धातु को अच्छे से ध्यान रखना, धातुएं अधिकांश क्या होती है? ठोस होती है। एक अपवाद है किसका? पारा, ये किस में पाई जाती है? द्रव। लेकिन अधातु की बात करें, अधातुएं हैं, ये तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलती है। ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। अधिकांश अधातुएं गैस तीनों ही अवस्थाओं में देखने को मिलती है। ये हो गया लोहा धातु है, सोना भी धातु है, जिंक भी धातु है। लेकिन कार्बन क्या है? कार्बन एक ठोस अधातु है। कैसी अधातु है? ठोस अधातु। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए कुछ ऐसी धातुएं होती है सामान्यतः जल से अभिक्रिया कर लेती है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल से तीव्र गति से क्रिया करती है। अगर बात करें तीव्र गति से, तो इसके अंदर आता है अपने लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये तीनों हैं जो अधिक तीव्र गति से जल से क्रिया कर लेती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो गर्म जल से क्रिया करती हैं, जैसे अपने कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये गर्म जल से क्रिया करती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्रिया नहीं करती, नो रिएक्शन, जैसे अपने सोना है ना, चांदी है, प्लेटिनम है। तो ये ऐसी धातुएं हैं जो कभी क्रिया नहीं करती। तो अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है तो ये नहीं करती है, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इन दोनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये क्या है? तैरना भी प्रारंभ कर देती है, पानी के ऊपर क्या है? तैरना प्रारंभ कर देती है। कौन सी हो जाएगा? मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्तल एक मिश्र धातु है। पिताजी के नाम से आप ऐसे रख सकते हो। पी का मतलब क्या है? पित्तल, और ता का मतलब देखो तांबा, क्या ध्यान रखना है? तांबा। और जय से मतलब जिंक। तांबा और जिंक की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? पित्तल बोलते हैं।
तांबा और जिंक कौन से ऑप्शन में है? ये रहा। तांबा और जिंक क्या होता है? पीतल होता है। कॉपर एवं टिन क्या होता है? कांसा होता है। तांबे के साथ ये टिन है तो ये क्या है? कांसा धातु कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पीतल के अवयव होते हैं, यानी पीतल धातु के अंदर कौन कौन सी धातुएं होती है? कॉपर और अपने जिंक। क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस में जिंक है वो किसकी मिश्र धातु है? पीतल की मिश्र धातु है। एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अधिकांश धातुएं हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी धातुएं जो द्रव अवस्था में, और हमने अभी अपवाद का नाम पढ़ा था। ये एक अपवाद स्वरूप ऐसी धातु है, कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं पारा, इसी को हम कहते हैं पारद, इसी को हम कह देते हैं मरकरी, इसी को हम कह देते हैं मरकरी। ये क्या होती है? सामान्य कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में। उपयोग किस में करते हैं? इनका आपको पता है, थर्मामीटर में किया जाता है, या ताप मापक जो यंत्र होता है थर्मामीटर जो पुराने यूज करते थे, तो उसमें किसका उपयोग होता था? तापमापी जो आती थी पुरानी, उस तापमापी में किसका उपयोग किया जाता था? पारे का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भी उपस्थित है इस तरह की तापमापी बनी हुई मिलती हमें दिखाई है ना। इसके अंदर पारा भरा होता है। ये जो तापमापी थी इसके अंदर किसका प्रयोग होता था? पारे का। वैसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? पारा। अब देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है और अपना एल्यूमिनियम है, ये तीनों ही किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। अधिकांश अधातु में विद्युत की क्या होती है? अधिकांश अधातु, अधिकांश अधातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन का अपरूप होता है कौन? अपना ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट की तीन चीज ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना, ये क्या होता है? सुचालक होता है। कारण इसके अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इसके अंदर क्या होती है? परतदार संरचना। और इसकी जो संरचना बनती है उसके अंदर क्या होते हैं? 20 तो होते हैं षटकोण और 12 क्या होते हैं? पंचकोण। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय संरचना होती है, परतदार संरचना होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के हमेशा क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी अभिक्रियाशीलता का आपको क्रम ध्यान रखना है, तो छोटा सा मैं बता देता हूं। देखिए, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और कर देते हैं, लेड के बाद में आता है अपना हाइड्रोजन। ये होता है मध्य क्रियाशील, ये होता है अधिक। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अधिक। और यदि बात करें निम्न की, तो इनके बाद हाइड्रोजन के बाद में आता है अपने कॉपर, फिर मरकरी, फिर अपना आता है एजी, फिर अपने आता है एयू और पीटी। ये क्या होते हैं? अनअभिक्रियाशील के अंदर आते हैं। ये तीनों की बात करें तो ये अधिकतर किस में माना जाता है? अनअभिक्रियाशील। तो अच्छे से ध्यान रखना है, क्रियाशीलता का ये क्रम है, अच्छे से याद रखना है, और यहाँ से प्रश्न पुट आउट होता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। और ये प्रश्न आ चुका है कि मध्य क्रियाशील तो कौन सी होती है? तो अपना कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक कौन सा होता है? देखो यहाँ ऑप्शन 2 में सोडियम दे रखा है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? सोडियम। उसके बाद में क्या होता है? पोटेशियम या मैग्नीशियम। सोना और चांदी ये नहीं होते। तो बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? अब धातु है, कोई भी धातु है,
और ये धातु है ये किससे क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, धातु के ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाया जाता है, ये सब की सब अभिक्रिया हैं, क्या बनती है, धातुओं के ऑक्साइडों का निर्माण करती है। तो धातुओं के जितने भी ऑक्साइड हैं, हमने अभी चर्चा की थी, तो जो धातु के ऑक्साइड हैं ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इनके बनने वाले ऑक्साइड भी किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय। तो अम्लीय ऑक्साइड किसके होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं अधातु के। क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो किनके होते हैं, धातुओं के। उदासीन ऑक्साइड होते हैं जिनमें क्या, धातुओं उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, जिनको क्या बोल सकते हैं, एक होता है अपना उभयधर्मी, ये क्या होते हैं, क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकार से क्रिया करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ये क्षारीय और अम्लीय दोनों की तरह उभयधर्मी, उदासीन ऑक्साइड नहीं होते। तो यहाँ पर आप उदासीन ऑक्साइड जो किसी प्रकार से क्रिया नहीं करते, तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा कि धात्विक ऑक्सीजन से क्रिया करके किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो वे क्षारीय ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। उभयधर्मी का भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना, जिंक और आयरन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। देखिए वर्ग फर्स्ट के अंदर जो मुख्य धातुएं आती हैं, वर्ग फर्स्ट की जो मुख्य धातु होती हैं उनको क्षारीय धातु बोलते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से ये चलती धातुएं, ये क्या होती है, क्षारीय धातुएं होती है। तो यहाँ लिथियम भी है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, लेकिन पारा है ये क्षारीय मृदा धातु नहीं होता। 3 नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, धातुएं सोडियम धातु में भंडारित होती है। तो मैंने बोला कि सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील अगर धातुओं की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती है, कौन कौन सी होती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, लिथियम, सोडियम और अपने पोटेशियम, ये 3 धातुएं होती है जो सर्वाधिक क्रियाशील होती है। इसलिए इनको क्या रखते हैं, केरोसिन के तेल में, केरोसिन या मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ध्यान रखना, साथ ही है ये बहुत ही नरम धातुएं भी होती है, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। नरम धातुएं भी होती है, चाकू से काट सकते हैं। और आपके क्या ध्यान रखना है, सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरोसिन का तेल। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी है। सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती है, अगर इसमें से ऑप्शन पूछा जाए कि मुक्त अवस्था के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैंने कहा था जैसे चांदी है ना, लोहा है, ये संयुक्त अवस्था में, जस्ता है ये भी संयुक्त अवस्था में, चांदी भी कुछ जगह संयुक्त अवस्था में देखने मिली। लेकिन मुक्त और स्वतंत्र अवस्था की यदि बात करें, केवल मुक्त अवस्था की बात आ जाए, मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, और मुक्त के साथ स्वतंत्र भी आ जाए, क्या आ जाए, केवल स्वतंत्र अवस्था आ जाए, तो सोना चांदी भी स्वतंत्र के साथ कई जगह संयुक्त अवस्था में भी देखने को मिलती है। तो मुक्त अवस्था में एक ऐसी धातु है जो केवल और केवल क्या पाई जाती है, इन 4 में से पूछा जाए तो अपना सोना धातु अपना राइट हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु, तन्यता का मतलब, तन्य या तन्यता क्या होता है, तन्य या तन्यता का अर्थ होता है पतला तार, और कहते हैं कि 10 ग्राम जो सोना है उससे 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक का हम क्या कर सकते हैं, तार निर्मित कर सकते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातुओं की यदि बात कर लें तो देखो इसके अंदर Au, Ag, इसके अलावा अपने कॉपर है और अपना एल्यूमिनियम है, ये तन्य धातुएं होती है। सर्वाधिक तन्य धातु होती है वो सोना, उसके बाद में चांदी। तो देखो गोल्ड या सोना, इसको बोलते हैं, Au को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोना, इसी को हम बोलते हैं गोल्ड,
इसी को हम बोलते हैं ओरम, यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह होता है AU। ये अच्छे से अपने को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने अभी बात की थी एकमात्र ऐसी अधातु या उपधातु। अगर बात पूछ ले धातु की, धातु से बात करें तो धातु में तो होता है पारा, और यदि अधातु में पूछ ले, अधातु में यदि पूछ ले तो होता है अपना ब्रोमीन, Br, तो यहाँ पर होता है Hg, मरकरी या पारा। अच्छे से आपने को क्या है ध्यान रखना इन दोनों को। तो धातु जो है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सी उस धातु का, धातु कौन सी होगी अपनी मरकरी या पारा, जिसको हम बोलते हैं, किसी को पारा बोल देते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगर ब्रोमीन का ऑप्शन देते, यदि अधातु पूछी जाती तो हम उसका ऑप्शन क्या दे देते, ब्रोमीन का ऑप्शन दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आ गया प्रश्न। अब अधातु की बात आ रही है, अधातु कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर सामान्यतः क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अमलगम, देखिए जो अपना मरकरी होता है, इस मरकरी है, इसकी जो मिश्र धातु होती है उसको हम कौन सी धातु बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। मरकरी का जो मिश्र धातु है इसको क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मरकरी की जो धातु है उसको अमलगम बोलते हैं। कॉपर एवं टिन क्या हो गया, कांसा धातु होगी। लेड एवं टिन क्या हो गया, ये सोल्डर धातु होगी। ये हो गया अपना कांसा, ये अपना हो गया सोल्डर, या जिसको टांका धातु भी बोलते हैं, है ना। कॉपर एवं जिंक क्या हो गया अपने, पित्तल हो गए, तो ये पित्तल धातु होगी। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो कुछ देखते ही पता चल जाता है। जैसे अपना आता है हड्डियां, जो हमारी सामान्य हड्डियां होती है, उन हड्डियों के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, कैल्शियम धातु पाई जाती है। हमारे रक्त होता है, उस रक्त का क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन के क्या अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है क्लोरोफिल, एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है जो होती है पत्तियों के अंदर, और इन पत्तियों के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो अच्छे से याद रखना, मैग्नीशियम। एक होता है विटामिन 12, ये पूछा जाता है कई बार, विटामिन B12। विटामिन 12 के अंदर कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट, जिसको CO से लिखते हैं। तो ये पूछ सकते हैं हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र आ जाए, परिसंचरण आ जाए, परिसंचरण के अंदर आ जाए, या संचरण की बात आ जाए, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ज्यादातर ये तीनों पूछे जाते हैं। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो अपने आयरन धातु होती है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, ये भी अन्य धातुएं हैं जो सामान्यतः हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। सभी की सभी धातुएं शरीर के अंदर पाई जाती है। फल सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम धातु भी होती है। कोबाल्ट का पूछ लेते हैं, तो इनमें से आपको अच्छा ध्यान रखना, ये स्टार लगा लेना इन पे, स्टार, यहाँ से सीधा प्रश्न पुट आउट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं, यानी अभिक्रियाशीलता का भी हमने क्रम पढ़ा था कि क्रियाशील धातु कौन सी है, तो हमने अभी पढ़ा था सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर H, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag, फिर अपना Au, फिर Pt। ये अभिक्रियाशीलता का आपको अच्छे से क्रम देखना है, और यहाँ से सीधा का सीधा प्रश्न आता है। अच्छे से याद कर लेना इसको। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्रियाशील देखो, जस्ता, तांबा, लिथियम और चांदी। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, तो ये हो गया लिथियम। अगर इसका क्रम पूछे तो देखो सर्वाधिक क्रियाशील है लिथियम। लिथियम के बाद यदि हम बात करें तो किसका नंबर आएगा, लिथियम के बाद में आता है जिंक, यानी जस्ता, Zn, जिंक। जिंक के बाद में कौन आएगा, कॉपर, ये देखो कॉपर, ये रहा कॉपर। कॉपर के बाद में क्या आएगा, Ag। यदि इनका क्रम पूछ ले क्रियाशीलता का, ये तो हो गया घटता क्रम।
हो सकता है बढ़ता क्रम या घटता क्रम। सीधा ही प्रश्न इस प्रकार का बनाकर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इनका सीधा क्रम हो गया। अवरोही क्रम आरोही क्रम भी पूछ लेते हैं। अवरोही का मतलब घटता क्रम होता है, आरोही का क्रम का मतलब बढ़ता क्रम होता है। आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है, तैरना प्रारंभ कर देती है। हमने अभी बात की थी कि जो ठंडा जल है ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, बल्कि क्या करती है, गर्म जल से। ठंडे जल से न करके क्या करती है, गर्म जल से। और देखिए जो अपना एक और ध्यान रखना, एक होता है भाप, भाप से क्रिया। जो अपना आयरन होता है, लोहा होता है, वास्तविकता में जो भाप होती है उसी से क्रिया करता है ये गर्म जल के साथ। तो भाप से क्रिया का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने दो धातुओं की बात की थी, एक तो अपना कैल्शियम, दूसरा अपना मैग्नीशियम। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो केवल और केवल क्या करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और स्वयं उसके ऊपर क्या कर देती है, तैरना प्रारंभ कर देती है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑप्शन दे रखा है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु चाकू द्वारा काटी जा सकती है। अभी हमने बात की थी ये ऐसी नरम धातुएं जिनको आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने चाकू से काट सकते हैं। बार बार क्वेश्चन इस प्रकार के रिपीट होते हैं। तो कौन सी है, अपना लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये ध्यान रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये रहा ऑप्शन में पोटेशियम, हो सकता है यहाँ पर लिथियम दे दे, हो सकता है यहाँ पर सोडियम का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इसी की जगह अगर पोटेशियम की जगह अगर आपको सोडियम लिख दे, सोडियम हो जाता, और सोडियम ऑप्शन में न होता तो फिर वो क्या लिखता, लिथियम। ये भी ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, फोटोग्राफिक फिल्म सुग्राई पाइस या इमल्सन तैयार करने पर इसको हम बोलते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी। क्या बोला जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। यानी कि जो पुराने जमाने के अंदर जो नेगेटिव आते थे, यानी कि जो फोटो थे, फोटो के जो नेगेटिव बनते थे और उस नेगेटिव से जो फोटो तैयार होती थी उसके अंदर एक लेप चढ़ता था, उस लेप को बोलते थे सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। इसका AgBr, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का लेप। तो हेलाइड कौन सा हेलाइड होता है, सिल्वर। एक होता है AgI, मर्क्यूरिक आयोडाइड, जिसको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। जो अभी राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जो कृत्रिम वर्षा का जो आयोजन करवाया गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, तो वही है AgI, पूछा जा सकता है करंट में है। तो यानी कि कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा करवाई जाती है, सिल्वर आयोडाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, एक होता है AgCl भी होता है, ये सामान्यतः सिल्वर क्लोराइड भी होता है। ये तीन हेलाइड होते हैं, तो इनमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। सर्वाधिक प्रदूषित धातुओं के अंदर इसकी बात करें तो ये सभी प्रदूषित कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित कौन करती है, आर्सेनिक धातु। इससे इटाई इटाई रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई रोग। एक होता है मिनी माटा रोग, मिनी माटा रोग, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये होता है पारा से। एक अपना इटाई इटाई रोग होता है आर्सेनिक से, एक ब्लैक फुट रोग भी हो जाता है, ठीक है ना। कालाजार भी इसको बोलते हैं, काला कालाजार, कालाजार भी पूछ लेते हैं। आर्सेनिक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कालाजार रोग भी हो जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इटाई इटाई रोग भी हो जाता है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्रदूषित है वो कौन सा होता है, आर्सेनिक, जिसको हम AS से लिखते हैं। ये दो के प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना, एक होता है एंटीमनी, एंटीमनी इसका होता है SB, एक होता है बिस्मिथ, तो हम BI से बोलते हैं। इनके प्रतीक पूछ सकते हैं, एंटीमनी SB और एक बिस्मिथ। इनका एंटीमनी का ये स्टार है, इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं कई बार। आर्सेनिक ऐसा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस तापमान की सहायता से अंतरिक्ष यान में किस धातु का प्रयोग करते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री जाता है तो तापमान को बढ़ाने के लिए, उस तापमान प्राप्त करने के लिए
अंतरिक्ष के अंदर टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु होती है? टाइटेनियम। और जो कोलगेट वगैरह होता है इसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड भी काम में आता है, ये भी ध्यान रखना। टाइटेनियम के ऑक्साइड है जो अपने कोलगेट वगैरह यूज करते हैं, इनका पेस्ट बनाने में भी टाइटेनियम ऑक्साइड है वो काम में आता है। तो कौन सी धातु काम में लेते हैं? टाइटेनियम धातु का यूज करते हैं। नेक्स्ट, निम्न सर्वाधिक कठोर धातु। कठोरता सर्वाधिक किसकी होती है? अगर बात करें इनमें से, देखो सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है और टंगस्टन है। अब बात देखिएगा, सोना क्या होती है? सर्वाधिक तन्य धातु होती है, अनअभिक्रियाशील धातु होती है। तन्यता का सर्वाधिक अनअभिक्रियाशील धातु होती है, इसीलिए सोने चांदी के बर्तनों क्या नहीं लगती? जंग नहीं लगती। ये होती है अनअभिक्रियाशील, अनअभिक्रियाशील धातु। ठीक है, लोहा भी कठोर होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम होती है सर्वाधिक कठोर। जबकि यदि पूछ ले टंगस्टन, टंगस्टन का सूत्र भी याद रखना, डब्ल्यू होता है। इसका क्या होता है? सर्वाधिक गलनांक होता है। सर्वाधिक गलनांक पूछ ले तो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। लगभग 3300 केल्विन 3500 के समथिंग डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो सर्वाधिक गलनांक पूछ ले तो गलनांक सर्वाधिक किसका? टंगस्टन का, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। और सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनियम धातु। और सर्वाधिक कठोर पदार्थ पूछ ले, कठोर यदि पदार्थ पूछ ले तो अपना हो जाएगा हीरा, जो कि कार्बन का क्या है? अपर रूप। ये भी पूछा जा सकता है। धातु होता है हीरा। नेक्स्ट, तांबा कॉपर का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है? देखिए ये कॉपर है, Pu। तांबे को क्या बोलते हैं? कॉपर। और तांबा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Pu होता है। प्रतीक चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, धातुओं को उनकी विक्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अब देखो, अवरोही, अवरोही, एक तो होता है अवरोही, ये तो हो गया घटता। हो सकता है यहाँ पर आरोही भी दे दे। आरोही का मतलब होता है बढ़ता। अब देखो, घटते का मतलब क्या होता है? यानी कि बड़े से, ये देखो को बड़ा है, बड़े से छोटे की ओर। और यहाँ पर क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जो क्रम चलता है उसको हम कहते हैं आरोही क्रम। अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? देखो ऑप्शन के अंदर जस्ता है, कैल्शियम है, कॉपर है, पोटेशियम है और सीसा है। हमने अभी सारणी पढ़ी थी कि सर्वाधिक होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था H, फिर Cu, फिर Hg, Ag, Au, ये क्रम है। देखो इसके अंदर सर्वाधिक कैल्शियम, 2 नंबर ऑप्शन कहाँ पे है? ये रहा कैल्शियम। सबसे पहले हम किसको रखेंगे? यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद यदि इनमें से देखें तो कैल्शियम सॉरी पोटेशियम, सबसे पहले आ जाएगा अपना पोटेशियम का ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद में है कैल्शियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में अपने आ जाएगा लेड, कैल्शियम के बाद में अपने आएगा जिंक, ये रहा जिंक, कैल्शियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में लेड, लेड के बाद में अपने क्या है? कॉपर। ये हो गया क्रम। तो पांचों को क्रम से देखना है। सबसे पहले अपने क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम किस नंबर पे है? अपना आ गया 4 नंबर पे। 4 के बाद में कैल्शियम किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। 2 के बाद में जिंक किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। फिर अपने क्या लेड किस नंबर पे है? 5 नंबर पे। और अंत में कॉपर कितने नंबर पे है? 3 नंबर में। तो 4 से 3 तक का ऑप्शन कौन सा है? तो ये रहा 4, 2, 1, 5, 3 वाला ऑप्शन। ये नंबर अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न भी निश्चित बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है और इसके ऊपर 3 स्टार लगा रहा हूँ। एक प्रश्न इस तरह का आने वाले आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर 3 जो पारियां 6 पारियां हो रही है, किसी न किसी पारी में 100% इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छे से इनको बस आपको इतनी सारणी याद रखनी है। किसी भी प्रकार के प्रश्न प्रत्येक पारी में यहाँ से एक प्रश्न आने के चांसेस है, प्रत्येक पारी में प्रश्न बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? कौन सी धातु अधातु है? यानी धातु और अधातु की पहचान है। लोहा एक धातु है, सोना एक धातु है, जिंक अधातु है, लेकिन सल्फर क्या है?
एक ठोस अधातु होती है। सल्फर अपनी क्या है, ठोस अधातु। तो धातु और अधातुओं के भी नाम, अधातुओं के ध्यान रखना, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, तो ये अपनी अधातु हैं। इसके अलावा जितनी भी गैसें, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना, ये क्या होती है, अधातुएं। उत्कृष्ट अधातुएं जो भी हमने पढ़ाया है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, तो ये भी उत्कृष्ट अधातुएं होती हैं। इनको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधातु खनिज होता है, यानी ऐसी अधात्विक खनिज कौन सा है। देखिए बॉक्साइड, बॉक्साइड तो एक धात्विक खनिज है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। जिप्सम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीज भी धातु है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्लियर। तो जिप्सम एक अधातु, कैल्शियम सॉरी कॉपर, जिप्सम है वो एक कौन सा अधातु खनिज है, अधात्विक खनिज देखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये तो क्या होता है, धात्विक खनिज होता है। मैग्नीशियम एक क्या होती है, धातु होती है। और मैग्नीज क्या है, ये भी एक धातु है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगर वास्तविक फॉर्मूला देखोगे तो आपको जैसे लगेगा जैसे धातु है, लेकिन अधात्विक खनिज कौन सा होता है, जिप्सम है, वो एक अपना खनिज होता है। और जिप्सम का उपयोग क्या करते हैं, क्षारीयता को मिटाने के लिए। भूमि के अंदर जो क्षारीयता होती है, क्षारीयता, और क्षारीयता के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का, और एक है फास्फेट का। नेक्स्ट, आमतौर पर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी अधातु का उपयोग करते हैं। तो देखिए कीटाणु रहित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन को। क्लोरीन का पाउडर है, पानी को क्या बनाता है, स्वच्छ बनाने के अंदर काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऑप्शन में राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अधातुओं के लिए सत्य कथन बताना है। यह धातुओं में क्या होता है, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें चादर व तार बनाए जा सकते हैं, अवैध दोनों कोई नहीं। अधातुओं के लिए सत्य कथन है, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चादरें उतार, क्या चादरें उतार सत्य बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। ये बात तो सत्य नहीं है। सत्य क्या है, इनमें केवल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें चादरें उतार बनाए जा सकते हैं। अधातुओं के लिए सत्य बताना है। वास्तविकता में देखें तो अधातुओं के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन एक अपवाद है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वास्तविकता में अपवाद किसका है, ग्रेफाइट का। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपवाद ध्यान रखना है। लेकिन ये वास्तविकता में पूछते हैं कि क्या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सभी में नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। अधातुओं का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। बिल्कुल, क्लोरीन अधातु होती है जिसको जल शोधन की प्रक्रिया में इसका उपयोग करते हैं। अधातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। नहीं भी, कैसी होती है, कुचालक होती है। अपने को सत्य देखना है, गलत देखना। चलिए, अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जा सकता है। बिल्कुल, ट्रांसियम और ट्रांसियम का प्रयोग है करते हैं, बोरॉन का प्रयोग करते हैं, स्ट्रोंशियम का प्रयोग करते हैं। अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में यानी खाद बनाने में भी किया जाता है। बिल्कुल राइट है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। पटाखे निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, खाद बनाने में भी हम अधातुओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधातुओं की विशेषताओं में असत्य बताना है। इन धातुओं की विशेषताओं में कौन सा कथन असत्य, सत्य नहीं है। अधातुएं द्रव की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। हमने बिल्कुल ही पहले पढ़ा है, ये ठोस भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है, यानी तीनों ही अवस्थाओं के अंदर ये पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो अपना क्या हो गया, सही हो गया। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य है। देखिए, हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य है, नहीं। अधातुएं तन्यता का मतलब नहीं है, ये तो क्या हो गया अपना गलत, रॉन्ग हो गया।
हीरा कठोर है लेकिन सभी अधातुएं क्या है, तन्यता का मतलब भंगुर नहीं है। क्यों? देखिए सल्फर है, क्लोरीन है, अपने सल्फर है, इसके अलावा कार्बन है, आयोडीन, ये तीनों ठोस होती है, हीरा भी ठोस होता है, तो ये भी क्या होती है, ठोस होती है, सभी तन्य नहीं होती। ये अपना कथन क्या होगा? ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। गलत। सबसे कठोर अधातु कौन सा होगा? अपना हीरा होगा, लेकिन ये भी कार्बन का क्या है, अपर रूप है, तो ये रॉन्ग, ये भी कथन अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, बिल्कुल ब्रोमीन है वो एक द्रव अधातु है, ये स्टेटमेंट सही है। आयोडीन एक अधातु होते भी क्या है, चमकीली है, ये भी अपवाद है, ध्यान रखना। एकमात्र ऐसी अधातु जो क्या होती है, चमकीली होती है, कौन सी अधातु होती है जो चमकीली होती है? तो अपना आयोडीन है, वो क्या होता है, अधातु होते हुए चमकीली है। तो इसमें देखो अपने गलत कथन, असत्य कथन कौन से हैं? 2 और 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, असत्य है, तो सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अधनिष्ठ बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है? देखिए शीशा एवं टिन, जिसको क्या है, शीशा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं शीशा, शीशा एवं टिन। तो हमने अभी बात की थी सोल्डर धातु, जिसको हम बोलते हैं, कौन सी धातु बोलते हैं, सोल्डर धातु। और सोल्डर धातु के अंदर मैंने बोला था कि जो लेड और टिन है, पीबी और एसएन, लेड और टिन के मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं, सोल्डर धातु बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टांका धातु भी कहते हैं। कौन सी धातु बोलते हैं, टांका धातु बोलते हैं। तांबा एवं जस्ता, ये तो क्या होती है, पित्तल होती है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कांसे का भी हमने बता दिया। तो लेड एवं टिन क्या है, शीशा एवं टिन है, वो क्या होती है, अपनी एक सोल्डर या टांका धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? देखिए घनत्व से ध्यान रखना, जिनका घनत्व घनत्व क्या हो, कम हो, वो क्या करेगी, जल पर तैरती है, अच्छे से ध्यान रख लेना। और जिनका घनत्व क्या हो, ज्यादा, वो जल में क्या होती है, डूबेगी, जल में डूबती है। जिनका घनत्व कम होता है वे हमेशा जल पर क्या है, तैरती है, और जिनका घनत्व ज्यादा होता है वे वस्तुएं जल के अंदर हमेशा क्या हो जाती है, डूब जाती हैं। तो यहाँ देखो, हवा से भरा गुब्बारा जल पर तैरेगा या डूबेगा, घनत्व कम है इसलिए ये तैरता है। सोडियम धातु भी जल पर क्या हल्की होती है, तन्य होती है, ये भी जल पर क्या होती है, तैरती है। पोटेशियम धातु ये भी हल्की होती है और इनका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है, ये भी जल पर तैरती है। लेकिन सोने की अंगूठी ये क्या होती है, भारी होती है, घनत्व ज्यादा। स्टील का चम्मच, इसका भी घनत्व क्या है, घनत्व ज्यादा है, तो ये दोनों तो क्या करेगी, जल के अंदर तैरेगी नहीं, जबकि क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यानी 4 और 5 नंबर ऑप्शन है, ये तो क्या होंगे, जल में डूबेंगे। जबकि 1, 2 और 3 है, ये जल पर क्या करेंगे, तैरेंगे। तो 1, 2 और 3 कहाँ पे है, 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन ये रहा, ये नंबर अपने राइट हो जाएगा। आपको ये देखना है, ध्यान रखना है कि जिनका घनत्व अत्यधिक ज्यादा दिखाई दे वो जल पे डूब, जल के अंदर डूब जाएगी, जिनका घनत्व कम होगा वो जल के ऊपर क्या होगी, तैरेगी हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु और उनके संगठन का क्या करना है, आपको मिलान करना है। देखो कांसा, कॉपर एवं टिन, मैंने बोला था कि जो कांसा धातु है ये किसके अंदर होता है, कॉपर प्लस में टिन, एसन, इसको हम बोलते हैं कांसा। कॉपर एंड टिन को क्या बोलते हैं, कांसा। उसके बाद में आता है जर्मन सिल्वर। देखो जब आता है जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, ठीक है, जर्मन सिल्वर। अब देखिए जर्मन सिल्वर है, इसके बाद में मुद्रण टाइप धातु पित्तल। देखो पित्तल अभी हमें पढ़ गए, पहले पित्तल की बात कर लेते हैं। 2 नंबर पे क्या दे रखा है, पित्तल। पित्तल होता है कॉपर एवं जिंक। अब देखो 2 से भी हम ऑप्शन मिला सकते हैं। देखो कांसा क्या है, कॉपर एवं टिन है, 1 में 4 नंबर हो गया। दूसरा पित्तल है, पित्तल क्या है, कॉपर एवं जिंक, ये रहा। पहले में 4, देखो पहले में 4 फिर 3, पहले में 4 और फिर 3। अगर ऑप्शन अगर कट रहे हैं, देखो यहाँ पहले में 4 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, यहाँ पहले में 4 नहीं, ऑप्शन कट गया,
यहाँ भी पहले में 4 नहीं है, ऑप्शन कट गया। अगर राइट अगर आपको 2 भी आ रहे हैं तब भी हम ऑप्शन काट के राइट आंसर तक जा सकते हैं। लेकिन अब भी आपने को ध्यान रखना कि कौन सा, कॉपर एवं टिन, कॉपर एवं जिंक। अब यार ध्यान रखना जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या होता है, जर्मन सिल्वर का ध्यान रखना है। इस जर्मन सिल्वर के अंदर क्या होता है, अपना कॉपर होता है, प्लस में जिंक होता है, और प्लस में आपके क्या होता है, निकल, निकल धातु होती है। तो क्या हो जाएगा, तांबा, जिंक या जस्ता और निकल की जो धातु है वो जर्मन सिल्वर कहलाती है। लेकिन मुद्रण या टाइप धातु जो अगर पूछ ले कि मुद्रण या टाइप धातु जो होती है उसके अंदर क्या होता है, अपने लेड होता है, प्लस के अंदर मन क्या होता है, एंटीमनी। ये ध्यान रखना, एंटीमनी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, एस और प्लस में क्या होता है, SN। यानी मुद्रण, टंकन, टंकन के अंदर लेड, टिन और अपने एंटीमनी, ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार का मिलान वाला प्रश्न है, मिश्र धातुओं से डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। 5-6 मिश्र धातुएं, 8-10 इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं हैं लगभग, हमने यहाँ रिपीट कर ली, फिर भी 1-2 इंपॉर्टेंट और है तो वो आपको अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का गुण नहीं है, धातुओं के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। देखो धातुएं ध्वनिक होती है, ध्वनिक का गुण होता है, बिल्कुल राइट है। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, एक बार देख लेते हैं। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती है। देखो अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती है, बिल्कुल सही है। अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। देखो लेड को छोड़कर, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, अच्छे से याद रखना है। लेकिन ध्यान रखना लेड यानी पीबी को छोड़कर, लेड ऐसी धातु है जो क्या है, उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। ये उष्मा की क्या होती है, कुचालक धातु होती है। लेड आपसे पूछ ले कि ऐसी है धातु का नाम बताओ जो उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो लेड है वो उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इसके अलावा अधिकांश धातुएं हैं उष्मा की क्या होती है, इसके अंदर पारा भी है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। लेड को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये धातुओं का उष्मा की सुचालक होती है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं, अधिकांश धातुएं उष्मा की, अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्या हो गई अपने लेड वाली। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक गुण कौन सा नहीं है। तो देखिए लेड का अच्छे से ध्यान रखना, लेड एक ऐसी धातु है जो उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न वे कहलाते हैं। यानी कि जब हम कोई भी धातु है उस धातु के ऊपर किसी भारी वस्तु से प्रहार करते हैं तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वान्विक या ध्वानरस भी बोलते हैं। तो कौन सा गुण हो जाएगा, ध्वनिक का गुण उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातुओं का गुण नहीं है, यानी कि इनके अंदर धातुओं में कौन सा गुण नहीं होता। देखिए ध्वनिक का गुण होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तन्यता का गुण पाया जाता है, सत्य है। आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, सत्य है। लेकिन द्युतिहीन यानी चमकहीन धातुओं के अंदर क्या है, चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है, चमकीली। लेकिन ध्यान करना अधातुएं द्युतिहीन किसका गुण होता है, अधातु का। किसका गुण होता है, अधातु का। और इनमें भी अपवाद है किसका, आयोडीन का। ये भी ध्यान रखना, आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये किनका गुण हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा गुण धातुओं का नहीं है, तो धातुहीन या चमकहीन। जबकि धातुएं तो क्या होती है, अधातुओं का गुण है चमकीली। धातुएं क्या होती है, धातुएं चमकीली होती है। जबकि द्युतिहीन यानी कि जिनके अंदर चमक नहीं होती उसको बोलते हैं द्युतिहीन। तो चमक किसके अंदर नहीं होती, अधातु में। लेकिन अधातु में भी अपवाद है किसका, आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है, उनका घनत्व जल से कम होता है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जल से कम होता है, उनका द्रव्यमान जल से अधिक होता है। देखिए जल पे तैरना और डूबना किस पे डिपेंड करता है, घनत्व पर। किस पे डिपेंड करता है, घनत्व। अगर घनत्व कम है और अगर घनत्व क्या है, ज्यादा। अगर कम है तो वस्तु क्या होती है, तैरती है, और ज्यादा है तो वस्तु क्या होती है,
डूबती है। ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जिनका घनत्व जल से क्या होता है, अधिक होता है, वो जल में क्या हो जाती है, डूब जाती है। जिनका घनत्व जल से ज्यादा होता है वो जल के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनोडीकरण क्या है? देखिए एनोडीकरण क्या होती है, धातु की सतह को पेंट करना, धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, धातु की सतह पर जिंक की निक्षेपित करना, धातु पर परत का तेल चढ़ाना। देखो एक धातु है, उस धातु पर उस धातु पर अपने को क्या करना है, जैसे एनोडीकरण करवाना। धातु है, उस धातु पर हम क्या करवाते हैं, एनोडीकरण। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो धातु के ऊपर जो भी कोई धातु है, उस धातु के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत है, ऑक्सीजन की एक मोटी परत चढ़ती है और ये एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड की जो परत निर्मित होती है उसको हम बोलते हैं एनोडीकरण। एक होता है यस्त लेपन, यानी कि जस्त या जिंक की परत चढ़ाना। ये जो जिंक की परत निक्षेपित करना है, ये प्रक्रम कहलाता है यस्त लेपन। आयरन पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम यस्त लेपन की प्रक्रिया। इन दोनों में फर्क है, अच्छे से ध्यान रखना। यदि एनोडीकरण आए तो मोटी ऑक्साइड की, यानी मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। और यदि धातु की सतह पर जिंक निक्षेपित की जा रही है तो उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, यस्त लेपन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है, मिलान करना है। बहुत अच्छा है। स्टेनलेस स्टील एक क्या होती है, ध्यान करना, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। कॉपर, निकल और आयरन जो हम कहते हैं, थोड़ी सी मात्रा में कार्बन भी होता है, उसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। एक प्रकार की क्या होती है, मिश्र धातु। क्षौरण, सोना यानी एक क्या है, धातु है। सल्फर, सल्फर एक प्रकार का क्या है, अधातु है। देखिए सल्फर एक अधातु है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है लेकिन अक्रिय धातु। सोना एक अक्रिय धातु है, मैंने पहले भी कहा था, अक्रिय बोल दो या अनभिक्रिय बोल दो, यानी कि ये क्रिया नहीं करती, इसीलिए सोने चांदी के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो देखिए एक में क्या है, 3, एक में 3 है, इसलिए ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। एक में 3, एक में 3। फिर क्या है, 2 में 4, 2 में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सही है। चलो 3 के अंदर सल्फर में 3 में 1, 3 में 2 आ गया, तो ये गलत हो गया। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे से इस तरह प्रश्न को ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु विशेषताओं को सम्मिलित करना है। कुछ धातुएं दे रखी है और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है वो अपने को देखना है। देखो पारा, पारे के बाद हमने की थी, एक ऐसी अधातु होती है जो क्या सामान्यतः कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो देखो ऐसी धातुएं, एक अकेला धातु जो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो क्या होता है, अपना पारा। तो एक में तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर। आयोडीन, आयोडीन अभी हमने बात की थी, एक ऐसी अधातु होते हुए क्या होती है, चमकदार होती है। तो चमकदार अधातु कौन है, तो आयोडीन। 2 में क्या है, 3। अब देखो ग्रेफाइट, हीरा, हीरा क्या है, अभी हमने बात की थी कि धातुओं का, हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे क्या है, कठोर पदार्थ होता है। कठोरतम पदार्थ क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है और सर्वाधिक क्या होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु, धातु जो धातुओं का चालक है, यानी ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है जो क्या करती है, चालन करती है। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर, यानी कि 1 में 4, 1 में 4, 1 में 4, ये ऑप्शन कट हो गया। चलिए 1 में 4, 1 में 4 और 1 में भी 4। अब 2 में क्या है, आयोडीन के अंदर क्या है, एक चमकदार धातु। 2 में 3, 2 में 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब क्या है, सी में 1, हीरा क्या है, कठोरतम पदार्थ है। सी में 1, सी में 1, ये हो गया ऑप्शन। सी में 1, सी में, यहाँ 1 हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ बी में 4 हो गया तो ये गलत हो गया। सी में 2 हो गया, ये भी गलत है हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहा, निकल तथा क्रोमियम क्या कहलाता है? अभी हमने बात की थी आयरन प्लस में निकल प्लस में क्रोमियम, एल निको, जिसको हम बोलते हैं एल निको। एल निको क्या है? एल निको क्या है अभी? एल निको क्या है? अभी हमने जो बात की थी, एक स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जिसको हम बोलते हैं एल निको। अच्छे से याद रख लेना, एल निको किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील है, उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। देखिए आयरन, निकल और क्रोमियम, और कुछ कुछ जगह आपको यहाँ इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी दिखाई दे सकती है। अगर इसके साथ कार्बन भी मिक्स हो तो भी गलत नहीं करना है। यहाँ कई बार क्या होता है, आयरन, निकल, क्रोमियम और प्लस में कुछ मात्रा में कार्बन भी दर्शाता है। तो ये तो तीन मिश्रित है ही। तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु के अंदर कौन कौन सा होता है? आयरन होता है, निकल होता है और अपने क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम वायुलता से मिलती है? अगर हम बात करें लोहा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कॉपर, तो सबसे अधिक बहुलता से अगर बात करें तो कॉपर है वो सबसे ज्यादा मिलता है। अगर प्रकृति में सबसे ज्यादा की बात करें तो अपने एल्यूमिनियम भी, सॉरी, आप यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलता है? सबसे ज्यादा मात्रा में प्रकृति के अंदर बात करें, उपलब्धता के बारे में बात करें तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम है सबसे ज्यादा बहुलता में मिलता है। अगर मानव शरीर की बात करें ऑक्सीजन, और स्वतंत्र रूप से बात करें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, धातुओं में बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लोहा मत कर देना भी, आयरन मत कर देना। ये पूछता है कौन सी धातु अधिकतम बहुलता में मिलती है, तो सबसे ज्यादा बहुलता में कौन सी धातु देखने को मिलती है? एल्यूमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में किया जाता है, हमने अभी पढ़ा था आयरन एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? हीमोग्लोबिन में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकल जाती तो किसके कारण से उसके शरीर में जहर फैल जाता है? देखिए जो गोली होती है वो लोहे की बनी होती है, और उस लोहे के कारण ही शरीर के अंदर क्या बन जाता है? जहर बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, शरीर में गोलियां नहीं निकल पाती तो इसका मतलब क्या है? उसके शरीर के अंदर क्या है? ध्यान करना है। क्या प्रश्न पूछा है? यदि व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में गोलियां नहीं निकल पाती तो देखिए इसके शरीर में किसके कारण से जहर बनता है? तो जहर जो बनता है वो लेड के कारण बनता है। उसका खोल होता है वो शीशे का बना, शीशे जैसे काम करता है लेड का, और लेड का जहर बन जाता है। ध्यान करना, कई बार क्या है कॉपर की गोलियां होती है, आयरन की होती है, ये नहीं होता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखना। अगर हमारे शरीर के अंदर बंदूक की गोली लगने से सभी गोलियां यदि नहीं निकल पाती है तो उसके शरीर के अंदर जहर है वो किसके कारण से बनना प्रारंभ हो जाता है? यानी लेड और शीशे के कारण उसका जहर है वो बनना प्रारंभ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लोहा एसिड की किस्म है? यानी कुछ धातुओं के एसिड पूछे जाते हैं, जैसे गलेना है, ये लेड पीबीएस, यानी कि पीबीएस को क्या बोलते हैं? गलेना। तो ये शीशे का एसिड होता है। इसी प्रकार से विटानस नहीं होता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या होता है? लोहे का एसिड होता है ना। इसी प्रकार से बॉक्साइड है, बॉक्साइड किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। जैसे अपने पूछ लेते हैं क्यूप्रिक पायराइट, ये क्यूप्रिक पायराइट किसका होता है? कॉपर का एसिड होता है। तो ये एसिड भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है? लोहे का एक मुख्य एसिड है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से सफलतापूर्वक काटी जा सकती है? ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिनको हम चाकू के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन में दे रखा है लिथियम, तो एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अधातु को पहचानिए जो चमकदार होती है। तो हमने कहा था एकमात्र ऐसा अपराध है, क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? अधातु है। फास्फोरस है, ये लाल और सफेद फास्फोरस के रूप में मिलता है। लाल और सफेद माचिस बनाने के अंदर और भी काम में फास्फोरस बहुत काम में आता है। फ्लोरीन है, पोटेशियम धातु है, फ्लोरीन अधातु है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाली होती है, ये भी ध्यान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें क्या करना है?
मिलान करना है। ध्यान करो, धुती यानी लश्कर ये होती है चमक। अब चमक के अंदर क्या है, लश्कर का अर्थ क्या होता है, चमक होता है। तो इसका मतलब एक में क्या हो गया, 3। अब देखो तन्यता, ये डाइटाइज, तन्यता का मतलब होता है पतली चादर बनाना या पतले तार बनाना। खींच कर तार का रूप लेना क्या कहलाता है, खींच कर तार बनाने का रूप है वो क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। खींच कर तार का रूप बनाना क्या कहलाता है, तन्यता। और धुती का अर्थ क्या होता है, चमक का मतलब होता है धुती। अब नेक्स्ट देखो, ध्वनिक या सोनारस, ध्वनि उत्पन्न करना, टकराने पर खनखनाट का उत्पन्न होना, यानी कि क्या उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना। और ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक या दवा या सोनेरस भी बोल देते हैं या ध्वनिक भी बोल देते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। कौन सा गुण कहलाता है, आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। सीधा सा सीधा प्रश्न है, ये चारों ऑप्शन देकर आपसे मिलान वाला प्रश्न पूछा है कि धुती का अर्थ क्या होता है, तन्यता का अर्थ क्या होता है, आघात वर्धनता का अर्थ क्या होता है, ध्वनिकता का अर्थ क्या होता है। और हो सकता है कि ये तो इनकी विशेषता दी गई है, हो सकता है कि यहाँ पर इसके अपवाद दे दे, जैसे ए धातु यहाँ दे दे कि आयोडीन एक ए धातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है, आयोडीन का ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर आघात वर्धनता के अंदर सोना चांदी का ऑप्शन दिया जा सकता है, तन्यता में दिया जा सकता है ना। तो इस तरह से मिलान वाला प्रश्न आपका दूसरे टाइप का भी बन सकता है। तो देखो एक में क्या है 3, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, एक में 3, एक में 3। फिर क्या है, 2 के अंदर 4 है, 2 में 4 है, ये ऑप्शन कट हो गया, तो अपना ये राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। अच्छे से ध्यान रखना है, मिलान वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलान वाला नहीं पूछता है तो ये विशेषता ध्यान रखिए, या सीधा सा डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि धुती का अर्थ क्या होता है, चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज की जो अपनी क्लास थी उसके पूरे के पूरे जो 54 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे जो धातु अधातु के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और किस प्रकार का कोई नया क्वेश्चन बन रहा है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवाए गए। एक बार आप इसको क्लास को बढ़िया तरीके से रिपीट करना, अच्छे से सभी प्रश्नों के आंसर करना, और क्लास देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में, एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है, क्लास से कैसी लग रही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद।